हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये है हमारा कर्ण बैच और इस कर्ण बैच का ये है लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.4। और हाँ, एक्सरसाइज 1.4 को करने से पहले समझेंगे कि वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर हम इधर कूदेंगे। कहाँ कूदेंगे? ऑपरेशंस इन सेट पे कूदेंगे। 3 टाइप पढ़ेंगे। 3 टाइप में एक टाइप आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। उसके बाद समुच्चयों का सम्मिलन जिसे हम हिंदी में कहते हैं। पूरा उतना समझने के बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेकर 1 2 3 4 4 क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी पर बिल्कुल डीप में होगी। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आपने देखा कि मैंने इतनी स्पीड में बोला पर मैं पढ़ाता बहुत स्लो हूं। चलिए देखिए, अब देखिए यहां लिखा है वेन आरेख। वेन आरेख, अब ये वेन आरेख, पहली तो बात ये समझ लीजिए कि एक तर्कशास्त्री थे, उनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन, जी हाँ लिखिएगा, क्या नाम था? उनका नाम था जॉन वेन। तो यहां पर मैंने लिखा जॉन वेन। ये एक तर्कशास्त्री थे, इनके ही नाम पर यह नाम रखा गया है वेन आरेख। मतलब इन्होंने एक आरेख दिया था, एक डायग्राम दिया था और उस डायग्राम को कहते हैं वेन आरेख। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि सबसे पहले किसी सार्वत्रिक समुच्चय को एक बंद आयत द्वारा दर्शाया जाता है। अब ये आप सोच रहोगे सर ये सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों को डीप में ही पढ़ाता हूं। सार्वत्रिक समुच्चय इससे पहले की एक्सरसाइज में हम लोग कर चुके हैं। तो वीडियो नंबर 6 आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, उस पर जाके क्लिक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको मिलेगा एक्सरसाइज 1.3 का सार्वत्रिक समुच्चय का लास्ट वाला वीडियो जो आपको मिलेगा वो पूरा देखिएगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा कि तर्कशास्त्री थे और वो तर्कशास्त्री को इंग्लिश में कहते हैं लॉजिशियन। वो लॉजिशियन थे और उन्होंने दिया था नाम, जिसका नाम रखा गया था वेन आरेख। उनका नाम क्या था? जॉन वेन नाम था। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, इस आरेख में एक आयत होता है। आपके पास बुक होगी, उसमें लिखा होगा, पढ़ लीजिएगा, या जो मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। इसमें क्या होता है, वेन आरेख में एक आयत होता है। वो कैसा होता है? पूरा बंद होता है। तो बंद वक्र होते हैं। क्या होते हैं? वेन आरेख में बंद वक्र होते हैं। उन बंद वृक्कों में कौन कौन होता है? एक आयत होता है। अब वृक्क क्या होता है? आपके मन में यह भी सवाल होगा, वृक्क क्या होता है? किसी बंद आकृति को वृक्क कहते हैं। कहने का मतलब एक तरफ से शुरू खत्म ऐसे, तो इसे कहेंगे वृक्क, कर्व जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आयत होता है। इस आयत को, जो आयत बनता है वो एक सार्वत्रिक समुच्चय को दर्शाता है। उसके बाद जो ये हमारा गोल बनता है, मतलब जो वृत्ताकार बनता है, मैं गोल नहीं कह सकता क्योंकि वृत्ताकार जो बनता है, क्योंकि वृत्ताकार ही कहेंगे, गोल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार जो बनता है इसे कहते हैं समुच्चय, और जो आयत के आकार का बनता है उसे कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। क्लियर है? इतनी चीज समझ में आया ना? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस आकृति 1 को देखूं और आकृति इसे 2 को देखूं, देखिए डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा, देखिए मैंने कहा था आपसे कि, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये यूनिवर्सल सेट है। क्या कहा? यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय। और मैंने आपसे कहा था अगर यू बनाइएगा तो ऊपर ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर दीजिएगा। अब मैं इसको देखूं तो इसके अंदर कितने अवयव हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर जी ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अगर मैं फिर से ध्यान से देखूं तो हमारा ए है, और जो ए है वो क्या है? 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर उसके बाद 8 है और उसके बाद फिर क्या है? 10 है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसको देखकर मुझे क्या पता चलता है? इसको देखकर मुझे ये पता चलता है कि जो हमारा ये है वो एक सार्वत्रिक समुच्चय है, जो ए है वो हमारा क्या है? एक समुच्चय है। और मैं अगर ध्यान से देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो हमारा यू है वो एक सार्वत्रिक समुच्चय है, और जो ए है वो इसका यू का उप समुच्चय है, क्योंकि ए इसके अंदर बैठा हुआ है। उम्मीद है समझ में आई बात, क्योंकि 2 जो है वो इसमें है, 4 भी है, 6 भी है,
है तो हम कह सकते हैं कि अगर U हमारा समुच्चय है तो ये हमारा क्या है, उपसमुच्चय है। अगर ये सार्वत्रिक समुच्चय है तो ये भी क्या है, एक हमारा क्या है, उपसमुच्चय ही है। और समझ में इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब इसी प्रकार मैं बढ़ता हूँ कहाँ पर, बढ़ता हूँ इस वाले डायग्राम में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि 1 से, क्या लिखेंगे, 1 से, और उसके बाद इसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 से। अब देखिए 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं U को देखूं तो 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि जो हमारा U है वो क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और उसके बाद आप चाहो तो नंबर लिख सकते हो, वरना शॉर्ट में भी इसे निपटा सकते हो कि हाँ 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर हैं। फिर अगर मैं ध्यान से देखूं तो A बराबर क्या है, अगर A को ध्यान से देखूं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं A को देखूं तो अगर मैं इस रेड वाले को हटा दूं तो फिर जितना भी आपको दिख रहा है वो सारा A है। इसका मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो और समझ रहे ना बात को, ये मत कहिएगा कि सर वो तो B के हैं 4 और 6, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो A तो पूरा है ना, उसके अंदर 4 और 6 भरे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है और उसके बाद 10 है। उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा एकदम फर्राटे से। और B बराबर क्या है, B बराबर देखेंगे तो 4 और 6 है, क्योंकि 4 और 6 जो है वो B के अंदर लिखा हुआ है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। मैं थोड़ा सा इसको और आगे डीप में लेके जाता हूं। अगर देखें तो U क्या है, वो एक सार्वत्रिक समुच्चय है, जो A क्या है वो एक समुच्चय है और U का उपसमुच्चय भी है, और जो A है और B है। अगर मैं A और B को देखूं तो मैं लिख सकता हूं, यहाँ लिखूंगा, आपको ध्यान से देखिएगा, जो U है वो क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। आप लोग बताइए कि इस बोर्ड में क्या आपको देखकर अच्छा लग रहा है ना, बताइएगा। और A क्या है, A जो है, और हम कह सकते हैं कि हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ये भी कह सकता हूँ कि तथा जो A है वो सबसेट है, नहीं, जो B है, B, अगर मैं B को ध्यान से देखूँ तो B के एलिमेंट्स है 4 और 6, और 4 और 6 इसमें भी है। सो हम कह सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A। जो B है वो A का सबसेट है। ऐसा मैंने क्यों कहा, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि उपसमुच्चय जो होता है वो बहुत सिंपल होता है कि अगर किसी भी एक समुच्चय के सारे अवयव ऊपर वाले समुच्चय में स्थित हैं तो इसका मतलब नीचे वाला समुच्चय ऊपर वाले समुच्चय का क्या है, उपसमुच्चय है। बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ मैं आज, है ना। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ता हूं समुच्चय पर संक्रियाओं की ओर। अब समुच्चय पर संक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन इन सेट। अब ये ऑपरेशन इन सेट क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं। समुच्चयों पर संक्रियाएं 3 टाइप की होती हैं। उन 3 टाइप को हम लोग अब आराम से समझते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है समुच्चयों का सम्मिलन। क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन। तो हम लोग लिखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। तो मैंने हेडिंग डाली समुच्चयों का सम्मिलन। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सॉरी, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। इसे हम लोग कहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अभी और डीप में हम लोग इसको समझेंगे। दूसरी क्या होती है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। क्या होता है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, पिछले कुछ 4-5 दिनों से, कि अभी तक तो बच्चे कह रहे थे कि सर जल्दी से मैथ शुरू कीजिए, जल्दी से 11th क्लास स्टार्ट कीजिए, पर अब क्यों पढ़ाई नहीं हो रही भाई? क्या चाहते हो आप लोग कि आप लोग मतलब पढ़ना नहीं चाह रहे हो? इस समय जो ये कोरोना महामारी चल रही है और इस समय आप लोग जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसके सिवा और कुछ नहीं कर रहे हो। बस कब पढ़ोगे भाई? 11th क्लास में पहुंच गए हो, एक बार देखो कि कोर्स कितना ज़्यादा है और कैसे कवर करोगे। हाँ, ले तो ली मैथ, ले तो ली बायो, ले तो अब आप सोचते हो अच्छा मैथ कठिन है, छोड़ो बायो लेंगे, पर उसमें मेहनत नहीं है क्या? उसमें डायग्राम नहीं बनाने क्या? सोचो एक बार। हैं, आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरी जो होती है उसे कहते हैं समुच्चयों का अंतर। क्या कहते हैं, समुच्चयों का अंतर। मान लो किसी को कम दिखाई देता हो, किसी का फ़ोन छोटा हो, तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए ना, समुच्चयों का अंतर। इसे इंग्लिश में कहते हैं
डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब मान लो बाई चांस कि आपके पास क्या हो, आपके पास दो कोई क्या हो, समुच्चय हो, और उनसे उनका कहा जाए कि आप लोग यूनियन निकालो। बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर मैं डिफिनेशन के थ्रू बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। आज हम लोग पूरा यूनियन ऑफ सेट्स को डीप में पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्वनिष्ठ पढ़ लेंगे, फिर अंतर पढ़ लेंगे, पर यहाँ बताना जरूरी है ना, बात समझ आई। चलो देखो, सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लो कि कोई एक ए है समुच्चय और कोई एक बी समुच्चय है, इनका मुझे अगर यूनियन निकालना है तो इनके बीच में मुझे ये लगाना पड़ेगा यू, ठीक है, ए यूनियन बी। अब इसे कैसे पर निकालना है, क्या करना है, वो अभी डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मान लो किसी का सर्वनिष्ठ निकालना है तो इसी यू को उल्टा कर दीजिए और उसके बाद यहाँ लगा दीजिए ए और यहाँ लिख दीजिए बी, यो हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब मान लो किसी का अंतर निकालना हो तो ए लगा दीजिए, उसके बाद डैश लगा दीजिए और बी लगा दीजिए, ए डैश क्या हो गया, बी हो गया। आई बात समझे, कितना आसान है बताओ, है ना आसान। अब देखो, अब हम लोग ना इसको डीप में समझेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा साफ करेंगे बोर्ड, और साफ करने के बाद समुच्चयों का सम्मिलन पूरा डीप में समझने के बाद एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर कूद जाएंगे। चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग समझते हैं समुच्चयों का सम्मिलन आखिर क्या है। अब मान लो कि आपके पास दो कोई क्या है, समुच्चय है। अब देखिए पहले समझिएगा, मान लीजिए कि आपके पास दो कोई समुच्चय है, एक है ए और दूसरा है आपके पास बी। ए के जो अवयव है वो है 1, 3, उसके बाद 4, फिर उसके बाद मान लीजिए कि आपने कितना ले लिया, 5। फिर उसके बाद आपका कोई बी है जिसमें 2 है, 1 है, 3 है और उसके बाद साथ ही साथ आपका 6 है। मान लीजिए कि आपका ये हो गया, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। देखिए 1 और 1 और 3 और 3 दोनों आपस में क्या है, वो एक दूसरे में है, मतलब कॉमन है। अब मान लो कि आपसे कहा जाए, ये एक एग्जांपल ही समझ लीजिए, मैं डिफिनेशन इधर लिख दूंगा, पर पहले एग्जांपल फिर डिफिनेशन तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, कभी कभी डिफिनेशन ज़्यादा बेहतर, एग्जांपल बाद में करो तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है। तो मान लो मुझे ए यूनियन बी को निकालना है। अगर मुझे ए यूनियन बी को निकालना है तो मुझे पहले करना क्या है, पहले वो समझो, फिर डिफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। फिर कहोगे अरे डिफिनेशन तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ए यूनियन बी, अब देखो ध्यान से, 1, 3, 4 और 5, 2, 1, 3 और 6। अब इसको आपको ऐसे करना है, आपको ए यूनियन बी निकालना है तो आपको ये करना है, सबसे पहले तो इनमें से जितने भी एलिमेंट हैं उनको सबको नीचे लिखना है, लेकिन लिखने के बाद फिर उनमें से जो कॉमन है उनको फिर से लिखना है। देखो कैसे, सुनो मेरी बात को। अब 1 हो गया तो मैंने 1 लिखा, फिर उसके बाद 2 हो गया 2 लिखा, फिर उसके बाद 3 हो गया 3 लिखा, 4 हो गया 4 लिखा, 5 हो गया 5 लिखा, 6 हो गया 6 लिखा। देखो जरा कोई छूटा तो नहीं, 1 है बिल्कुल, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है और 6 है 6। इसके अलावा कोई नहीं। आप देखोगे 4 4 8, यहाँ तो लिखे 6, पर देखो ये कॉमन भी तो थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ए यूनियन बी निकालना है तो ए और बी के वो सभी अवयव लिखने हैं जो, अब ध्यान से सुना, जो ए में हो या बी में हो, ए में हो या बी में हो, और साथ ही साथ आपको जो कॉमन है उनको भी लिखना है और एक बार लिखना है। हो गया, खत्म हो गया, यूनियन खत्म। अब इसे डिफिनेशन कैसे लिखनी है वो देखो। अब मैंने लिखा यहाँ पर कि ए व बी का सम्मिलन, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ए व बी का सम्मिलन मतलब यूनियन, सम्मिलन वह समुच्चय है, क्योंकि ये भी तो समुच्चय ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो मंझला ब्रैकेट लगा दिया। ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जिसमें, वह समुच्चय है जिसमें, बहुत ध्यान से सुनना, ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है, वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं। अब मैं अभी इसको इंग्लिश में बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। वे सभी अवयव हैं जो या तो, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, या तो ए में है या बी में है, या
बी में है। इसका मतलब या तो ए में है या तो बी में है और उसके बाद लिख देना है। समझ में आई बात। ए व बी का सम्मिलन वह समुच्चय है जिसमें वे सभी अवयव हैं जो या तो, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना, जो या तो ए में है या तो बी में है। समझ में आई इतनी चीज, या तो ए में है या तो बी में है। अब देखो हम लोग यहां लिखेंगे प्रतीकात्मक रूप में इसे कैसे लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है ए यूनियन बी द्वारा लिखा जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो अब इसे कैसे लिखा जाएगा? लिखा जाएगा ए यूनियन बी बराबर, ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग टू ए, मतलब जो x है वो a को बिलोंग करेगा, या तो x बिलोंग टू b। बताओ इससे आसान था क्या? कुछ भी तो नहीं है। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या है कि या तो a में हो या तो b में हो और कॉमन वाले एक साथ छाप देने। अब हम लोग इसे वेन आरेख के रूप में समझेंगे। कैसे समझेंगे? इसे वेन आरेख के रूप में समझेंगे। अब वेन आरेख क्या होता है? इसके पहले मैं आपको वेन आरेख बता भी चुका हूं। अब वेन आरेख होता क्या है देखो जरा ध्यान से, ठीक। अब देखो वेन आरेख क्या होता है, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे किया, ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पर मैंने यू बना दिया, ठीक। अब देखो मैंने क्या किया, एक सेट बनाया जिसका नाम मैंने क्या रखा, ए रखा। ये जो है वो क्या है, वो ए हो गया मान लो, ठीक। और इसके बाद एक दूसरा बनाया जिसका नाम मैंने क्या रखा, मान लो बी रखा। तो अब देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब इनमें से जो कॉमन होंगे वो तो एक बार हो गए, तो इसका मतलब ये ऐसे बनाया, ऐसे किया और इसका नाम क्या रखा, हमने बी रखा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब देखो कितना आसान है, ये वाला जो पार्ट है ना वो कॉमन है, इसका मतलब उसे एक बार लिखा जाएगा। तो ये हो गया इसका वेन आरेख। इससे पहले अभी जो वेन आरेख पढ़ा वही है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स। अब देखो इसे क्या ये वाला एग्जाम्पल का मैं वेन आरेख बनाऊं और समझ में आएगा। चलो देखो इसमें ए वाले में कौन कौन से, पर मैं मिटा दूंगा, उसे नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक। खिलवाड़ देखो, अब मैंने क्या किया, ए लिखा और ये मैंने क्या लिखा, बी लिखा, ठीक। ए में कौन है, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें कौन है, 2 है, 1 है, 3 है और 6 वहां देखिए। अब उसके बाद इसको मैं चिपका देता हूं, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक। अब देखो जो कॉमन थे, कॉमन कौन कौन है, 3 तो 3 हो गया। फिर और कौन है, इससे आसान कहीं नहीं पढ़ोगे मेरे लाल, इससे आसान कहीं नहीं पढ़ोगे, खिलवाड़ है मैथ, कुछ है ही नहीं। फिर उसके बाद देखो 3 हो गया। अब देखो यहाँ पे और कुछ कॉमन था, और कुछ कॉमन था, एक कॉमन हो गया। बचा कौन, इसमें फिर कौन बचा, इसमें बचा 3 तो हो गया, 4 5 बचा, 4 5। इसमें फिर कौन बचा, क्योंकि ये तो चिपक गया इधर, तो बचा हमारे पास 2 और 6। लो अब मैं पूछूं ए में कौन है, तो कहोगे आप 4 3 1 5। देखो 4 3 1 5। मैं पूछूं बी में कौन है, 2 6 3 1। देखो 2 6 3 1 है कि नहीं है। और ये क्या हो गया, ये सम्मिलन हो गया, सम्मिलन। समझ में आई बात? इस तरीके से इसका वेन आरेख बना सकते थे। उम्मीद है सब समझ में आया होगा। अब इसको मैं साफ कर देता हूं यहां पर, और अब मैं सीधे कूद जाता हूं 1.4 एक्सरसाइज में। उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहां नोट करना है, इसे लिखना है ए यूनियन बी का वेन आरेख। क्या लिखना है, वेन आरेख। सॉरी माय डियर, मैं क्या करूं, फैन ऑन करना ही पड़ता है। थोड़ी सी आवाज़ आप लोग अभी झेल लो गर्मी भर, फिर उसके बाद जैसे ही ठंडी आएगी, है ना। चलो अभी इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। अब आपको मैं कुछ 4-5 छोटे छोटे नियम बताऊंगा, 4-5 छोटे छोटे मैं नियम बताऊंगा जिन्हें कहा जाता है कि सम्मिलन, जिन्हें कहा जाता है
कि सम्मिलन के कुछ गुणधर्म, अब वो 5 छोटे छोटे गुणधर्म हैं, वो समझ लीजिए कि आपके तर्कस में ऐसे तीर हैं कि बड़ा सा क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आप आंसर बताओगे, और बड़े से कंपटीशन में जब बैठोगे आप तो आप एक बड़े से क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे दोगे, ऐसा बता दोगे कि जैसा लगता, मतलब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो 5 चीजें अगर आपने अच्छे से क्लियर कर ली। पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहां पे हेडिंग डालेंगे सम्मिलन के कुछ गुणधर्म। क्या हेडिंग डालेंगे? सम्मिलन के कुछ गुणधर्म। सम्मिलन के कुछ गुणधर्म, कुछ गुणधर्म, कुछ गुणधर्म। समझ में आई इतनी बात? सम्मिलन के कुछ गुणधर्म। कुछ बच्चे करते क्या है, आके क्लास को देखकर चले जाते हैं, पर प्लीज क्या लाइक आप कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, सामने वाला आएगा तो कम से कम देखेगा कि हाँ इस पे इतनी लाइक है तो मतलब कुछ दम है। ठीक है, सम्मिलन के कुछ गुणधर्म, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसको फर्स्ट लिखेंगे, पहली हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उससे हम लिखेंगे ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी है और मैं बी यूनियन ए निकालूं तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि ए और बी, अभी आपने देखा था कि एग्जांपल, उसी तरीके से अगर बी यूनियन ए निकाला जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? तो ए यूनियन बी, अगर बी यूनियन ए निकालूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे कहते हैं क्रम। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसे कहते हैं क्रम विनिमय। मतलब विनिमय का मतलब क्या होता है? अदला बदली का नियम, का नियम। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये समझ में आई बात। इसी तरीके से एक दूसरा होता है, अब बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। इसी तरीके से एक दूसरा होता है कि अगर ए यूनियन बी मैंने निकाला और उसके बाद इसी का, अब ये थोड़ा सा अगर कम समझ में आए तो अभी एक्सरसाइज करोगे तो ये झक्कास समझ में आ जाएगा। अगर मैं ऐसा करूं तो देखो, आपने छोटे क्लास में एक पढ़ा था कि अगर a प्लस बी प्लस सी है और मैं इधर से ब्रैकेट लगाऊं या फिर मैं a प्लस बी प्लस सी इधर से ब्रैकेट लगाऊं, चाहे इसे पहले सॉल्व करूं चाहे इसे पहले सॉल्व करूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार, और इसको कहते क्या थे? इसे कहते थे साहचर्य का नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये आपने कहाँ पढ़ा था? 5th क्लास में। अब सोच लो, एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ आपको पढ़ने को मिल रही है ना? तो अभी ये आगे भी मिलेगी, जब तक ज़िंदगी में मैथ रहेगी तब तक ये सब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। बस खाली ऑपरेशन बदल जाएंगे, वहाँ प्लस माइनस जोड़ घटाना था, यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस होगा, बस यही फ़र्क होगा। तो अगर मैं ए यूनियन बी करूं, फिर ब्रैकेट लगाऊं, फिर यूनियन सी करूं, लेकिन अगर मैं ए यूनियन बी करूं और यूनियन सी करूं और पहले बी सी को सॉल्व कर लूं, पहले बी सी को सॉल्व कर लूं, उसके बाद इसे करूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं साहचर्य का नियम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसे कहते हैं साहचर्य का नियम। ठीक है, मैंने सोचा था पहले एक्सरसाइज कराएंगे, लेकिन पहले ये ज़रूरी था, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, ये लिखिएगा। अब तीसरा देखो, तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तीसरी है आपकी अगर ए यूनियन फाई कर दिया जाए, अगर ए यूनियन फाई कर दिया जाए, फाई में तो कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। और इसे कहते हैं, इसे हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे आइडेंटिटी लॉ, और हिंदी शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको तत्समक नियम। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे तत्समक नियम। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ओके, ये कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चौथी चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ए यूनियन ए निकाल दिया जाए तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि जो ए में है वही ए में है, दोनों सेम है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर तो मेरे लाल ए ही आ जाएगा। इसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं वर्ग सम का नियम, और इसे इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट
टेंथ लॉ। अब कोई कोई टीचर इसको अलग बोलता है स्पेलिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं, आप क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं वर्ग सम नियम। ठीक है, अब लास्ट बचा आई थिंक मेरे ख्याल से 5 नंबर, बहुत ज़्यादा इसे भी हम कह सकते हैं कि जो है इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है हमारा, वो नियम है हमारा, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और उसका यूनियन निकाल दिया जाए, देखो इसीलिए मैंने कहा था ये आप लगा लेना, उसका यूनियन निकाल दिया जाए तो आंसर क्या आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि जो जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसे कहते हैं कि यू का नियम। ठीक है, यूनिवर्सल का नियम। ठीक है, आप लिख सकते हो सार्वत्रिक समुच्चय का नियम। ठीक है, फिर इसे कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसके बाद हम लोग कूद जाते हैं कहाँ पर, 1.4 पे, एक्सरसाइज 1.4। जी हाँ, एक्सरसाइज 1.4 को करेंगे हम लोग सबसे पहले अब। और एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन आपको नीचे दिख गया होगा, और जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और एक बात ध्यान से मेरी सुनना, अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ पढ़ना, बीच में आके टपकोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी पढ़ना है वो आप डीप में पढ़ना है, तो आपको हर एक एक्सरसाइज को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द मेरे विचार में यह है कि मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला। क्लास 12th तक हम आप लोगों को लेकर जाएंगे, और क्लास 12th में मैथ की जो शुरुआत होगी वो बहुत जल्दी कर दी जाएगी। ये सेशन हमारा अगला जो शुरू होगा, जैसे ही 11th क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे आप लोगों के, फरवरी से ही हम 12th क्लास की तैयारी में हैं कि फरवरी से ही हम 12th का पूरा एक नया बैच लेकर आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही साथ मैथ पूरा। और कोशिश होगी कि इंग्लिश भी लेकर आए, ताकि कहीं मेरे बच्चों को जाना ना पड़े। और जो 11th क्लास की फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए आप लोग परेशान हो, सब कुछ हम आपको डीप में जो है वो एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, चलो अभी 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 1 दिख गया है। क्या लिखा है, लिखा है निम्नलिखित में प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स। अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है यहां पर कि x इजक्वल टू 1, 3। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरी इस क्लास को पूरा शुरू से देखा है, बीच में आप नहीं आके टपके हो, तो आपको कोई समस्या होगी ही नहीं। y इजक्वल टू क्या लिखा हुआ है, y इजक्वल टू लिखा हुआ 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3। एक दिन जरा मेरी तरह 1-2 घंटे लगातार बोल के देखो, गला ना बैठ जाए तब कहना। ठीक है, चलो देखो, x y 1 1 3 3 2 नो 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब मुझे अगर x, देखो ध्यान से कैसे लिख रहे हैं हम, x यूनियन y निकालना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, देखो सबसे पहले x के सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, और वो भी मंझले ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। तो 1 3 5, उसके बाद यूनियन, उसके बाद y के सारे एलिमेंट्स, 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो कैसे करना है, 1 इसमें, सो हम लोगों को सबसे पहला 1 लिखना है। फिर उसके बाद देखो 3, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 5, सो देयर इज नो, यहाँ पे कोई 5 नहीं है, सो 5 को अकेला और 2 को अकेला। कहने का मतलब ये है मेरा। अब देखो कोई बच्चा सोच रहा, सर जी अगर मैं 1 लिखूं, फिर मैं 2 लिखूं, फिर मैं 3 लिखूं, तो क्या गलत हो जाएगा? ना, कुछ भी गलत नहीं होगा। इनका ऑर्डर इधर उधर हो जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए, पर इनका ऑर्डर नहीं बदलने वाला, ये सेम रहेंगे। हो गया, ख़त्म, फिनिश। चलो दूसरा देखो। ठीक है, दूसरा देखो। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ a इजक्वल टू, क्या लिखा हुआ, a इजक्वल टू। अब देखो भैया, इंग्लिश मीडियम की किताब में ये देखो बड़का ब्रैकेट लगा दिए हैं, गलत है। तो ये हो गया a इजक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, AEIO और U। दिव्यांशी मैम आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही हैं चैनल पे, और ये क्या है मैं बता देता हूँ ताकि आप मैम से ना पूछो। दिस इज कॉल्ड वॉवेल्स। सो ये हो गया आपका B, और उसके बाद हो गया A,
बी सी। समझ में आई बात? मैम से मत पूछना, मैंने बता दिया ये हमारे वॉवेल्स हैं। अब देखो मुझे ए यूनियन बी निकालना है, ठीक। अब देखो बहुत हुआ तमाशा, अब आसान आसान जल्दी जल्दी करेंगे। ए यूनियन बी निकालना है तो क्या करना है, ए ए ए ए ई नो, तो बी बी सी सी। फिर उसके बाद देखो अब इसमें से बी सी इसमें नहीं था तो ये वाले छाप दो, ई आई ओ यू। अब मान लो कि करते करते आपसे गलती हो जाए तो फिर मुझे कैसे चेक करना पड़ेगा कि कोई गलती नहीं हुई है। देखो सबसे पहले ए बिंदु लगाओ, ठीक। उसके बाद कौन है और कुछ है, कुछ नहीं है। तो आप देखो इग्नो 1 2 3 4 5 6 कितने भाई, 5 6 7 8, 8 में से एक कम कर दो क्योंकि एक जोड़ा बना था, जितने जोड़ा बने तो 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, ठीक। आई बात समझ में? ये दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा क्या लिखा हुआ है, एक्स। क्या लिखा हुआ, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ। अब देखो बनाए ना तुमको एकदम चूतिया, क्या कर दिए, देखो कर दिए एक्स, फिर उसके बाद यहां लिख दिए एक्स और लिख दिए एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और उसके बाद फिर कुछ लिख दिया और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है, और 3 का गुणज है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये है इंग्लिश में। अब b देखो क्या लिखा हुआ है, b में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x सच दैट x सच दैट x इज अ x, क्या लिखा हुआ, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब कि x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक। तो क्या लिखा, x 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। इंग्लिश में इसे क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में पढ़ेंगे x इज अ नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। अब इन दोनों समुच्चयों को जो किस रूप में लिखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं। इन समुच्चय निर्माण रूप को बदलना पड़ेगा मुझे रोस्टर रूप में। अब रोस्टर रूप क्या होता है, नहीं पढ़े हो ना, पीछे वाला पढ़ के आओ यार, है मतलब पीछे का देखा नहीं, आगे आ गए, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो फिर पीछे का देख के आओ। अब देखो रोस्टर रूप पढ़ेंगे हम लोग। रोस्टर रूप क्या होता है, अब मुझे इसको हल करना पड़ेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कह रहे हैं एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले लिखा, क्या लिखा, मैंने लिखा a और लिखा प्राकृतिक है मतलब नेचुरल है, और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होते हैं। और लेकिन 3 का गुणज ये इन्होंने शर्त दे दी, तो 3 का पहाड़ा लिख डालो, 3 6 9 12, बस लिखवाते ही रहोगे का, डॉट 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 डॉट, खत्म कहानी है। और b बराबर क्या लिखोगे, लिखा है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। अब 6 से कम कौन कौन नंबर होते हैं, 6 से कम होते हैं भैया, 0 भी तो आता है 6 से कम में, सर जी 0 लिखो, पर पता ही नहीं कि प्राकृतिक संख्या हमारी 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से होगी, 1 से, 1 2 3 4 5। अब देखो कोई होगा महाशय कहेगा सर जी 6 भी लिखो, लेकिन ये 6 से कम है तो इसमें 6 कैसे लिखियो भैया। तो अब देखो कैसे लिखना है इनको, ए बी। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी। सो क्या करना होगा, जो कॉमन है, देखो सबसे पहले तो कॉमन, देखो 3 कॉमन, फिर आगे भी इसके 6 तो आएगा नहीं, तो केवल 3 कॉमन है। तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, फिनिश, खत्म। देखो 1 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, और 12 चाहो लिख डालो, अच्छा छोड़ो ना, नहीं कहोगे सर जी छोड़ दिए, 12 भी लिख दो और डॉट डॉट, खत्म, ठीक। ब्रैकेट लगा है वो कुछ नहीं है। इस तरीके से देखो मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो।
इसे चाहो तो एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो ए यूनियन बी, क्या लिख सकते हो 1 2 3 3 नहीं 3 छोड़ो है ना 4 5 या और कुछ भी है और क्या है 3 का गुणज है, ये भी आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा, ठीक है x सच दैट x, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे जैसे मैंने लिखा ना कि 1 2 4 5 और या 3 का क्या है गुणज है, ठीक। या हटा के अगर आप और लिखना चाहते हो तो फिर 3 यहां से आपको और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया क्या आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, है ना। ये आपका खत्म हो गया। अब मेरी बात एक ध्यान से सुन लो, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, मुझे पता है कि अगर आप इसको देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप पढ़ रहे होगे, पर इतने से काम नहीं चलने वाला। और मेहनत करो, पीछे के वीडियोस इतना देखो कि सब कुछ जो है एकदम रट जाए। हर चीज़ को अच्छे से फॉलो करो। आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों को बड़े बड़े वीडियो दूं तो एक बार बताइएगा, वरना मैं तो आप लोगों को बस 40-50 मिनट के वीडियो देता रहूँगा। ये वीडियो आज थोड़ा सा बड़ा भी होगा, इसलिए बड़ा होगा क्योंकि इसमें आज हम लोगों ने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स देखे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये बोर्ड साफ़ करते करते रोज़ लेक्चर देते हैं, तो मेरा काम ही है। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा है x सच दैट x, फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ एक प्राकृतिक संख्या है और एक प्राकृतिक संख्या है और साथ ही साथ कौन सी कहानी ये पढ़ा दिए हैं, कह दिए कि 1 से ज़्यादा है x का मान और 6 से कम भी है और 6 के बराबर भी है। बहुत थक गए। ये a बराबर, अब b बराबर देखो, b बराबर क्या लिखा है, x एक प्राकृतिक संख्या है और दूसरी शर्त दे दी है, लिख दिया है कि देखो कहाँ से ब्रैकेट लगा दिए हम। दूसरी शर्त दे दी है x एक प्राकृतिक संख्या है और x का जो मान है वो 6 से क्या है, ज़्यादा है, साथ ही साथ 10 से कम है। ये कहानी इन्होंने पढ़ा दी। अब इसे मुझे हल करना होगा, ठीक, इसे हल करना होगा और लिखना होगा। देखो कैसे लिखेंगे इसको, 2-3 तरीके हैं। a लिखा मैंने और लिख दिया, ये देखो एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा है इसका मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, फिर 4 भी होगा, सॉरी 5 3 भी तो होगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 भी होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट ये लगा हुआ है कि x का मान 6 से जो है वो कम भी है और 6 के बराबर भी है। इस तरीके से 2 3 4 5 6, तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। फिर c बराबर क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से ज़्यादा है, तो मतलब 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और साथ ही साथ 10 होगा। अब आपसे बोला गया है कि इनका सबका, देखो ज़रा समझो बात को, 10 नहीं होगा, ठीक। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बराबर ये चिन्ह नहीं लगा हुआ, आई थिंक क्वेश्चन में, हाँ नहीं लगा हुआ है, ठीक, तो ये नहीं होगा। अब देखो इसका मुझे यूनियन निकालना है, सो हम लिखेंगे कि a यूनियन b इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 2 है इसमें, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, ठीक। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी आंसर शीट में ऐसा ना दिया होता, तो एक दूसरा तरीका भी है, उसको लिख सकते हो कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज़ अ नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या है। और एक चीज़ और देखो, इस जो x का जो मान है वो 2 के बराबर भी है, या तो फिर 2 से क्या है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। ऐसे भी तो लिख सकते हो आप। कुछ गलत है, 2 3 4 5 6 7 8 कोनो छूटा नहीं, और कोनो छूट जाता अगर तो फिर हम ये ना लिख पाते, समझ गए ना। तो इस तरीके से सब कुछ मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चौथा भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब पांचवा वाला भी देख लो, छुटका सा है एकदम क्वेश्चन। क्या लिखा है पांचवा, a बराबर क्या लिखा है, a बराबर लिखा है 1 2 3, सो मैंने लिखा 1 2 3
और b बराबर क्या लिखा हुआ है, b बराबर लिखा हुआ 5। सो b बराबर मैंने क्या लिखा 5, a हो गया b हो गया, a बराबर b बराबर। अब मुझे इसको क्या करना है, हल करना है, और मुझे a यूनियन b निकालना है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था a यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या, a होता है। सो इसका आंसर भी यही आएगा, देखना। और एक चीज़ और कहानी देखो, ये ब्रैकेट नहीं लगेगा, 1000 बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। सो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 1 2 3, और 5 का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। सो इसका मतलब ये खाली है। सो इसका आंसर 1 2 और 3। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का टोटल 5 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब कूदेंगे सेकंड की ओर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। वीडियो बड़ा, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको नीचे स्क्रीन पे दिख गया होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये बोर्ड ठीक है थोड़ा बड़ा दिख रहा है, जो साइड में छूट रहा था स्पेस वो भी अब थोड़ा कवर हो गया है ना, और थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा हूँगा। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो ना, मजाक बहुत हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि यदि a बराबर a कॉमा b मंझले ब्रैकेट के साथ हो और b बराबर a b और c हो और हो अगर, तो क्या, पहले तो भैया ये पूछ लिए क्या, पूछें a सबसेट है क्या b का, बताओ क्या a b का सबसेट है, क्या a के सभी एलिमेंट b में है, पूछता है सलमान खान। 2 जवाब। क्या पूछ रहा है कि ए बी इसके है, तो इसमें ए और बी। सो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि हाँ ए सबसेट है बी का, क्योंकि, है ना, बताओ भाई, क्योंकि, बताओ नेमो, अब तुम्हारी बारी। क्योंकि ए बी सी, क्योंकि ए के सभी अवयव, सभी अवयव बी में हैं, अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे अभी यूनियन ऑफ सेट की डिफिनेशन में इंग्लिश में बोल देता हूँ, मैंने नहीं बोली थी। द यूनियन ऑफ सेट्स A and B is the set which consists of all those elements which are either in A or B, आइदर इन ए और बी। ये डिफिनेशन है मेरे लाल, लिख लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाय यू का सिंबल बना लीजिएगा, ठीक है। सो चलो अभी देखो, हाँ ए ये सबसेट है बी का, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं। पहला उत्तर खत्म हो गया। अब देखो दूसरा क्या बोला इन्होंने, कहा है कि क्वेश्चन मार्क लगा रहे, फिर कहा ए यूनियन बी ज्ञात करो, ठीक है। तो हम लोग अब क्या निकालेंगे, ए यहाँ लिखो तथा, है लिखो ए यूनियन बी। अब इसका यूनियन भी निकालो, तो क्या लिखोगे, ए के सारे अवयव लिखो, ए बी यूनियन ए बी से, ठीक। अब देखो ए बी से, खत्म हो गया, है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर ये सबसेट है तो इसका मतलब ए यूनियन बी निकालोगे तो बड़का वाला आएगा, और बड़का वाला कौन है, ए बी सी। सो कह सकते हैं बी। समझ में बात, कि अगर ये देखो कह सकते हैं हाँ ए सबसेट अगर बी का होगा तो ए के सभी अवयव बी में होंगे, और अगर ऐसा है, देखो ये ज्ञान की बात है, ले लेना दिल पे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, सो हम कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन हो तो जो मेरा बड़का वाला होगा, इसका मतलब जिसमें ज़्यादा अवयव होंगे वही वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो ये बी है कि नहीं, तो इसकी जगह मैं बी नहीं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, पर कुछ ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिखो और चाहो तो ना लिखो, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, उम्मीद है सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखो जरा तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो, चलो तीसरे की बारी। अब कह रहे हैं कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों जिसमें कि ए सबसेट भी होगा, तो लो हमारी वाली बात क्या दिल को छू गई। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि, पूछा है भैया, यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हों
दो ऐसे समुच्चय हों कि भैया ये एनसीईआरटी है, दिमाग एकदम टेस्ट कर लेगी कि ए सबसेट हो बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। बस यहां लिख सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो इससे पहले कह चुके हो। समझ में आई बात? अब समझ में आया? ये देखो अभी मैंने कहा था कि यदि ए व बी दो ऐसे समुच्चय हो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन यू कैन सी दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। फाइनल, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। समझ में आई बात? अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ, और एक चीज और, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करना कि सर जी क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर नहीं समझ में आया है तो दूसरे वाले में मैंने लास्ट में क्या कहा था समझ लेना उसको, फिर तीसरा देखना, अपने आप घुस जाएगा दिमाग में। चलो चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 4 हो, बी बराबर 3 4 5 और 6। मेरी नेमो ने अपना नाम एन से क्यों रखा मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बी से रखा होता तो बार बार मुझे याद आती उसकी। है, गलत कर दिया तुमने। चलो 5 6 7 8 5 6 7 8 ना हिंदी ना अंग्रेजी। अब सी हो गया। सी देखो डी है हमारे, क्योंकि बच्चे में सब हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हमारे पास, अंग्रेजी मीडियम के भी हैं, तो हमको हिंदी में बोलना है। 15 और 17 15 और 17। चलो देखो फिर से मिला लो। 1 2 3 4 3 4 5 6 सी इक्वल टू 5 6 7 8 डी इक्वल टू 15 एंड 17। शो इसके अंदर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ज्ञात करने हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 और डी बराबर, गलत, ये नहीं होगा। डी बराबर दिया 7 8 9 10। क्या दिया हुआ है? 7 8 9 10। तो मैंने लिखा 7 8 9 और 10, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन मिला लो पहले, है ना। 7 8 9 10 नीचे क्वेश्चन दिख गया होगा। देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन दिए हैं कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। कह रहे हैं फिर से मिला लो। 1 2 3 4 3 4 5 6 5 6 7 8 7 8 9 10। पहला क्वेश्चन है कि ए यूनियन बी ज्ञात करो। अब बताओ कौन ऐसा महाशय होगा जो ए यूनियन बी नहीं ज्ञात कर लेगा। दिस इज योर होमवर्क विच इज कमेंटेड इन कमेंट बॉक्स। स्वागत है आपका, वहां कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। यहां हम लिख देते हैं होमवर्क है, रजैया वर्क नहीं, ठंडी नहीं चल रही है। चलो दूसरा देखो। दूसरा क्या है? ए यूनियन सी ज्ञात करो। लो मेरे लाल, ये होमवर्क तुम्हारा फिर से आ गया। ये भी तुम्हारा होमवर्क। जब कुछ कठिन आएगा तब ये मास्टर बताएगा। तीसरा देखो, तीसरा है आपका बी यूनियन सी। ये भी आपका होमवर्क, जो बी में भी हो सी में भी हो, ये भी आपका HW होमवर्क नहीं है, HW है। ठीक है, तीसरा भी हो गया। चौथा देखो, अब इसमें कठिन आएगा तो बताएगा मास्टर। हाँ मास्टर, ये भी बताएगा क्या? बी यूनियन डी, ये भी नहीं बताएगा मास्टर। बी यूनियन डी ये भी आपका होमवर्क। मास्टर कुछ नहीं बताने वाला, ये आपका हाउस वर्क है। ये आपके 4 होमवर्क हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इन चारों को साफ करूंगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। ठीक है, 4 का 5, उसके बाद फिर 6, फिर 7। तो अगर 5 समझ गए तो समझो फिर सब कुछ समझ जाओगे। ठीक, देखो 5 नंबर क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में ये हमसे कह रहे हैं कि भैया जी ए यूनियन बी यूनियन सी ज्ञात करो, है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका हमसे जवाब पूछा है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे। पहले तो ए के एलिमेंट नोट कर देंगे 1 2 3 और 4, ऐसे करना। ठीक, फिर उसके बाद यूनियन लगाएंगे। बी के एलिमेंट नोट कर देंगे सारे के सारे, जो कि कितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फिर उसके बाद हम लोग सी के नोट कर देंगे 5 6 7 और 8।
वीडियो के अंत में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, मैं असल ज़िंदगी में वैसा ऐसा नहीं हूं, फिलहाल आपको मजाक के लिए पढ़ाता रहता हूं ऐसे ही। देखो 1 है क्या इसमें, 1 है इसमें, नहीं तो तब भी 1 तो लिखना ही लिखना है। 2 इसमें है क्या, 2 इसमें है नहीं है, तो 2 तो लिखना ही लिखना है। फिर उसके बाद रही बात 3 की, तो देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो 3 तो एक बार लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, सो ये 4 हो गया, ठीक, समझ में आ रही बात। फिर देखो अब इतना हो गया, अब देखो 5 इसमें है तो इसमें भी है, तो मैं एक बार लिखूंगा। देखो यहाँ से मैं डॉट हटा देता हूँ, मतलब इनको नहीं लिखा गया, इन वालों को लिखा गया। अरे एक ही बात है, चाहे इनको कॉमन है एक बार। फिर 5 तो एक बार लिखना है 5, 6 तो 6 को एक बार लिखना है। फिर 7 और 8, फिर 7 और 8, इस तरीके से ख़त्म। तो अब मेरी बात बताओ, ये 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, समझ में आया अच्छे से कि जितने कॉमन है उनको एक बार, जो कॉमन नहीं उनको बार बार, ठीक है, सॉरी बार बार नहीं, एक बार उनको भी, ठीक है। चलो 6 नंबर देखो, 6 नंबर और 7 नंबर, दिस इज़ योर होमवर्क। अब मैं आप लोगों को इसमें लिख देता हूँ कि करना क्या है। A यूनियन B यूनियन D, A यूनियन B यूनियन D, ये आपका HW, ठीक। फिर उसके बाद तीसरा है आपका वो, देखो अब जो आसान है उसको मैं बताकर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये भी क्या हो गया आपका HW, बताओ समझ में आई बात। ये सब कुछ समझ में आ गया, ये सारे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। और आज की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि इस वीडियो को जितने लोग भी आप देख रहे हैं, आज का ज़रा कोड वर्ड है, मैं देखना चाहता हूँ कि ये वाली इमोजी 5 बार आपको क्या करना है, 5 टाइम्स आपको टाइप करना है। और उसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है ना। राइट योर नेम, राइट योर नेम, ये आज का कोड वर्ड है। मुझे पता चलेगा कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को कमेंट तो कर देते पर वीडियो देखते नहीं पूरा। अब ये पता चलेगा मुझे कि कौन है और कितनी फास्ट कौन देखता है, कौन किस समय वीडियो देखता है, पता चलेगा मुझे। कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत सारी मेहनत मैंने कर दी और लगभग 1 घंटे की ये क्लास होने ही वाली है। तो अभी इस वीडियो को मुझे समाप्त करना होगा, और चाहता तो 1 घंटे के ऊपर पहुँच जाती, पर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। इनको सबको ट्राई करो घर पे, और ना आए समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताएंगे, पर उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ करना है तो पढ़ना शुरू करो, अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, और नहीं करना है तो बढ़िया आराम से सो, जैसे सब लोग सो रहे हैं। जन्म हुआ था, मर के भी चले जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो मुझे ना तो किसी, बस वही 4 दिन का रोना और ख़त्म। ज़िंदगी में कुछ कैसा ऐसा करके जाओ कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह बन के जाओ कि ज़िंदगी में लोग याद करें, है ना। बस देखो ऐसा मतलब बन चुका है ऐसा सब कुछ, और ट्रेंड में चल रहा है वो आजकल। तो अभी ख़त्म करें इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 आगे के क्वेश्चंस को। और हाँ, डीप में से जैसे आज मैंने यूनियन ऑफ सेट समझा, वैसे ही अगले क्लास में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझेंगे। और आप लोग चाह रहे थे कि सिंबल वाली एक क्लास दे दी जाए, पर मैंने सोचा कि ये बस खत्म ही होने वाला है। इसके बाद 2 एक्सरसाइज और लास्ट में हम लोग पूरे एक सिंबल की क्लास कर लेंगे, मज़ेदार रिवीजन कर लेंगे घंटे भर की, और फिर इसके बाद ख़त्म कर देंगे। ठीक है, चलो अभी ख़त्म करते हैं। हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा बोर्ड कैसा लगा, ये थोड़ा सा नया सेटअप था, और ख़त्म किया जाए फिर फाइनल।